उस रात हॉस्टल का वो किचन खाली था और निर्मल जी बता रहे हैं कि किस तरह बर्फ़ में गीले अपने मोजे वो अंगीठी के आसपास सुखा रहे हैं और समूचा रुमान एक बर्फीले प्रदेश का हमारे पास चला आता है ना। मैंने जेब से चिट्ठियाँ निकाली और किस तरह उसमें से उनकी बहन के लिखे अक्षर झांक रहे हैं। वो अक्षर जो चिट्ठियों में बंद हैं, जिसके पीछे मेरी बहन थी, घर था, घर के कोने थे। मैंने उसे दोबारा जेब में रख लिया। उस रात मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। मार्जरीन का एक टुकड़ा मैंने फ्राइंग पैन पर डाल दिया। एक हल्की सी चिरचिराहट हुई। सॉसेज की भीनी गंध चारों ओर फैलने लगी। मुझे भी ये सब बहुत पसंद है। वे लाल लाल गाजरों से तपने लगी थी। मैंने फ्राइंग पैन को स्टोव से उतारा ही था कि मुझे अपने कंधे पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। चौंक कर पीछे देखा, थानथून खड़ा था। हेलो, उसने एक लंबी जम्हाई ली। हेलो मतलब निर्मल जी भी 12 बजे खा रहे हैं, तो मैं भी अगर ऐसा करती हूँ तो चलेगा, है ना। सारी बुरी आदतों के लिए, सारे वैगाबॉन्ड आवारा लाइफस्टाइल के लिए अपने प्रिय लेखक को दोष दे देना मेरी माँ कहेगी कि अच्छा बहाना है। बहरहाल बहुत खूबसूरत उपन्यास है। मैंने गैस बुझाकर फ्राइंग पैन उसकी आंखों के सामने कर दिया। खाओगे? कहाँ रहे दिन भर? टीटी, मैं उसे टीटी कहता था, ने सिर झुकाकर भुनी हुई सॉसेज को एक क्षण सूंघा। सिर्फ यही है? उसने सॉसेज का एक कोना कुतर लिया। नहीं, रोटी भी है। तुम चाय की केतली भीतर ले आओ। मैं दिन में 2 बार तुम्हारे कमरे में आया था, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। वह मुझसे काफ़ी लंबा था, लेकिन उम्र बहुत कम लगती थी। वह उन चीनी और बर्मी लड़कों की तरह था जो एक ख़ास उम्र के बाद बढ़ते नहीं हैं, जब तक बिल्कुल बूढ़े न हो जाएं। तुम फ्रांस के घर गए थे? उसने पूछा। नहीं, क्यों? वह एक बार तुमसे मिलने आया था। मुझे नहीं मालूम था तुम कहाँ गए हो। उसने मारिया के वीज़ा के बारे में तुमसे कुछ कहा था? ये जो दुनिया है, मारिया के वीज़ा के साथ साथ मेरे अपने लड़के वीज़ा की, जो कभी ख़त्म नहीं होती। अब मुझे दोबारा जाना है और कैसे जाऊँ दोस्तों, बड़ी विकट समस्या है। मैं इतना भूल गई हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था अपने इतिहास की पढ़ाई को, कि उसको दोबारा रिवाइज़ करके जाना एक चुनौती है। मुझे रिवाइज़ करने के लिए वहाँ जाने की का एक वीज़ा चाहिए। वह बहुत जल्दी में था। तुम्हें कल दोपहर को उसने अपने अपार्टमेंट में बुलाया है। वह वहाँ सारे दिन रहेगा। सुनो, तुम क्या सोचते हो? किसके बारे में? मारिया को वीज़ा मिल जाएगा? मालूम नहीं, मैंने कहा। चाय का पानी उबलने लगा था। उसने केतली उठा ली। हम दोनों किचन के बाहर चले आए। कॉरिडोर में निपट अंधेरा था। सिर्फ लिफ्ट के सामने एक मध्यम से बत्ती जल रही थी। तीसरी मंजिल के युगोस्लाव मेल्कोविच के अकॉर्डियन का स्वर हवा में सिहरता हुआ सुनाई दे जाता था। वह शाम को कहीं नहीं जाता था। वह शायद हॉस्टल का सबसे पुराना निवासी था। उसकी पत्नी और बच्चे लेनिनग्रेड में थे, लेकिन वह राजनीतिक कारणों से वहाँ वापस नहीं जा सकता था। हमेशा हमें आधी रात को उसके कमरे से अकॉर्डियन का स्वर सुनाई देता था। उसे सुनकर ही लड़के एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगते, यह मेल्कोविच है जो अपने घर नहीं जा सकता। अभी कल मैंने एक कविता पढ़ के एक अमेरिकी यूट्यूब चैनल पर सुनाई, मुझे सुनाने का मौका मिला। उसमें यही था, डिपोर्टेशन की राजनीति, जिसमें था कि कुछ ऐसे लोग भी भेज दिए जाते हैं जो दरअसल कहते हैं कि हमारा कोई देश इसके अलावा नहीं है। बहरहाल, कमरे में टीटी मेरे बिस्तर पर लेट गया।
वह कोई बर्मी अखबार पढ़ रहा था। हर हफ्ते उसके पास अपने देश से बर्मी अखबारों के अलावा लाइफ और टाइम की पुरानी प्रतियां आती थीं। जिस दिन यह पुलिंदा आता था वह उसका सबसे सुखद दिन होता था। वह शायद ही कभी कोई चेक अखबार पढ़ता था, हालांकि चेक भाषा का ज्ञान उसे हम सबसे ज़्यादा था। मैं चाय बनाने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों ब्राउन रोटी की स्लाइसों के साथ सॉसेज खाने लगे। बाहर खिड़की पर खटखटाहट बंद हो गई थी। जान पड़ता था बर्फ रुक गई है, लेकिन दरवाजे के नीचे से हवा बराबर आ रही थी, जो बर्फ से भी ज़्यादा कष्टदायक थी। सॉसेज ख़त्म करने के बाद टीटी ने कहा, अगर इस वक्त कुछ पी सकते, कुछ गर्म। चाय काफ़ी गर्म है, मैंने मजाक किया। मैं उसे कुछ देर तक सस्पेंस में रखना चाहता था, स्ली बोवित्से के बारे में। शाम को तुम कहाँ गए थे? मैं ज़रा सैर के लिए बाहर गया था। नहीं बताना चाहते तो चुप रहो, उसने खींच कर कहा। सच, यही बात है, मैंने गंभीर स्वर में कहा। बर्फ में सैर करने का लुत्फ तुम बर्मी लोग नहीं जानते। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अखबार पढ़ने लगा। वह पढ़ नहीं रहा था, यह मैं जानता था। तुम्हें ये सॉसेज भी सैर करते हुए बर्फ में मिले थे? कुछ देर बाद उसने पूछा। उसे मालूम था कि आज के दिन मेरे पास एक भी क्राउन नहीं था। सॉसेज? मैंने रहस्यमय भाव से उसे देखा। जब तक पीने के लिए कुछ साथ न हो, मैं सॉसेज कभी गले के नीचे नहीं उतार सकता। यह वाक्य अनेक संभावनाओं से भरा था, शायद इसीलिए उसने अखबार एक तरफ रख दिया। तुम्हारा मतलब चाय से है? उसने हल्के व्यंग्य से कहा, किंतु बहुत ही अनिश्चित स्वर में। कुछ लोगों की कल्पना चाय से परे नहीं जाती, उन्हें चाय ही पीनी चाहिए। मैंने कहा, मेरे जैसे चहेड़ी के लिए है। मुझे एक दूसरी ड्रिंक जो पसंद है, शाम के वक्त पी जाने वाली, अमूमन रात का दूध नहीं, जिसकी अभी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे डिनर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो होता है, लेकिन मुझे वाइन पसंद है, अच्छे खुशनुमा माहौल में। खैर, टीटी को और मतलब वो भी मतलब मैं मुझे वर्षों हो जाते हैं जब तक मुझे वो अच्छा खुशनुमा दोस्ताना माहौल और पार्टी नहीं मिलती, मैं नहीं पीती। टीटी को जैसे किसी अदृश्य गंध की आहट मिल गई। शिकारी कुत्ते की तरह चमकती आंखों से वह कमरे में चारों ओर देखने लगा। कहीं कुछ भी न था। अचानक उसकी दृष्टि मेरे रोमानियन रूममेट के पलंग पर जा पड़ी। मेरा डफल कोट अब भी वहाँ पड़ा था। वह उठ खड़ा हुआ और पलंग के पास चला आया। फिर उसने धीरे से कोट उठाया और बिना दूसरी जेबों की चिंता किए अंदरूनी लंबी जेब में हाथ डाला। वह मेरे कोट की हर जेब का दायित्व तो जानता था, उसे निश्चय नहीं था। उसने टेबल लैंप जलाया और बोतल को ध्यान से रोशनी के नीचे देखने लगा। पहले क्षण उसे सचमुच अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया था। वह स्लिप ही थी। लैंप के फीके आलोक में बोतल के लेबल पर 2 सुर्ख प्लम चमक रहे थे। मुझे भी प्लम बहुत पसंद है। कहाँ मिली अब तुम्हें? उसने विस्फारित आँखों से मेरी ओर देखा। सर्दी की उस गरीब रात में ब्रांडी की एक पूरी बोतल एक चमत्कार से कम नहीं थी। इसकी कल्पना पराये देशों में रहने वाले केवल विदेशी विद्यार्थी ही कर सकते हैं। वहीं बर्फ में मैंने एक उच्छ्वास के साथ कहा, सॉसेज के साथ यह भी पड़ी थी। ओह शट अप। उसने अलमारी के निचले दराज से बॉटल ओपनर निकाला, 2 ग्लास निकाले, उन्हें सिंक के नलके से साफ किया। वह मेरे कमरे के कोने कोने से परिचित था। कोई भी चीज़ उससे छिप नहीं सकती। तुम अगर अखबार पढ़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा, मैंने कहा। पहले यह बताओ कि यह सब कैसे हुआ? कल तक तुम्हारे पास बियर के पैसे भी नहीं थे। मैं दीवार पर टंगी जुआगरी की स्टिल लाइफ देखता रहा।
अचानक मुझे गहरी थकान सी महसूस हुई। मुझे वोदका नहीं पीनी चाहिए थी, मैंने सोचा। मुझे काम मिल गया है, कुछ देर बाद मैंने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? जितने दिन टूरिस्ट रहेंगे। टूरिस्ट इस मौसम में? टीटी ने हल्के से सीटी बजाई। वह दोनों गिलासों में बराबर बराबर ढाल रहा था। ताक नजदार, उसने गिलास उठाया। उसे चेक बोलने से नफरत थी, लेकिन पीने के पहले वह इतना प्रसन्न हो जाता था कि चेक भाषा में टोस्ट देना भी उसे बुरा नहीं लगता था। हम पीने लगे। कमरे में एक ही कुर्सी थी। वह टांगें फैलाकर दीवार का सहारा लगा मेरे बिस्तर पर बैठ गया। विंटर स्पोर्ट्स के लिए कोई जर्मन टूरिस्ट होंगे, उसने कहा। दे आर द ओनली स्पोर्ट इडियट्स। माफ़ कीजिएगा, इन दिस वर्ल्ड। नहीं, ऑस्ट्रियन है, अंग्रेज़ी भी आती है, मैंने कहा। कल सुबह उठकर उनके होटल जाना होगा। इस विचार से ही मेरी देह में झुरझुरी सी दौड़ आई। तुम्हें क्या करना होगा? मैंने ग्लास खाली करके नीचे रख दिया। एक अजीब सी गरमाई मेरे पेट के खोखल में उमड़ने लगी। इन टूरिस्टों के साथ तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, मैंने कहा। दिस इज़ प्राग, द मदर ऑफ सिटीज़। नहीं, पहले तुम्हें लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहना होगा, टीटी ने बीच में टोकते हुए कहा। द गोल्डन सिटी, द सिटी ऑफ 100 टावर्स, द सिटी ऑफ नाइटमेयर्स, द सिटी ऑफ एम्प्टी पॉकेट्स एंड फुल ब्लेडर्स, टीटी ने कहा। हम हंसने लगे। यह हमारा पुराना मजाक था। प्राग में पेशाब घर इतने कम थे कि हमें कभी कभी सड़कों पर उन्हें खोजते हुए रोना आने लगता था। हम चुप हो गए। हम यह मजाक आपस में ही कर सकते थे। हमारे चेक मित्र हम अपने शहर के बारे में इतने भावुक हो जाते थे कि उनके सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं होता था। 3 साल यहाँ रहने के बावजूद भी टीटी अपने को अजनबी सा पाता था। बियर और अपने देश के अखबार, इनके बाहर उसे कोई चीज़ ज़्यादा आकर्षित नहीं करती थी। पीने के बाद उसने कितनी बार लोगों से झगड़ा किया है। आज उसकी गिनती करना असंभव सा लगता है, लेकिन वह घर वापस जाने के लिए भी उत्सुक नहीं है। अपना देश उसे इस देश से भी कम आकर्षित करता है। मेडिकल कोर्स की अंतिम परीक्षा देने के बाद वह शायद यहीं फंस जाएगा। लौटने की ज़्यादा झंझट नहीं थी। पीछे एक माँ थी जो मांडले के किसी स्कूल में पढ़ाती थी। वह उसके ऊपर निर्भर नहीं थी, न ही उससे ज़्यादा प्रसन्न थी। कभी कभी पीते समय हम अपने अपने घरों की बातें करते थे, लेकिन तब भी हम उनके प्रति नॉर्मल दृष्टिकोण नहीं रख पाते थे। माफ़ कीजिएगा। हम ऐसे वर्षों में घर को छोड़कर चले आए थे जब बचपन का संबंध उससे छूट जाता है और बड़प्पन का नया रिश्ता जुड़ नहीं पाता। अब घर बहुत अवास्तविक सा जान पड़ता था, जैसे वह किसी दूसरे की चीज़ हो, दूसरे की स्मृति। उसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था, पहले जो भी मतलब रहा हो। वह दिन महीनों वर्षों के साथ धुंधला पड़ता गया था। वह अर्थहीन था और किंचित हास्यास्पद। व्यक्तिवाद, विदेश, घर, जिससे फिर भी प्यार होता है, उस प्यार की परतें खोली जा रही हैं। इस बार ज़रूर वाइट क्रिसमस होगी। अभी से बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। टीटी की आंखें खिड़की पर टिकी थी। तुमने पिछले साल भी यह कहा था, लेकिन क्रिसमस के दिन सारा शहर धूप में चमक रहा था, मैंने कहा। इस बार ज़रूर बर्फ़ गिरेगी। सारे यूरोप में कोल्ड वेव चल रही है, टीटी ने कहा। सेंट पीटर कह रहे थे कि इस बार लकड़ी भी कम पड़ गई है। क्रिसमस वृक्ष माफ़ कीजिएगा, ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं। तुम्हें ज़रूरत है? इस बार अगर हालत इतनी बुरी न होती तो हम लोग स्कीइंग के लिए जा सकते थे।
और फिर उसके बाद की लंबी लंबी बातें। और मैं चाहती थी कि मैं इंटरप्रेटर तक पहुंच जाऊं, लेकिन आज शायद नहीं पहुंच सकूंगी। अभी आपसे विदा लेती हूं और फिर आती हूं। निर्मल जी के उपन्यास में आप एक बोहेमियन खूबसूरती को जी सकते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये एकमात्र फ्लेवर नहीं है, अनेक फ्लेवर हैं। इसमें पर्यटन का सुख है, इसमें एक माइग्रेंट संस्कृति जो कि कॉस्मोपॉलिटन है उसकी झलक मिलती है। सुनने के लिए धन्यवाद।